हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉज का। एक आपका टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसका एक सब टॉपिक है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों के साथ मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी। इससे पहले जो है कंसिडरेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। ये आपको बिजनेस लॉज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप एक चीज समझिए, जो अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है, इसमें आप ये समझिए कि देखिए, जो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो है कंसिडरेशन तो होता ही होता है, साथ उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को अपनी वॉच सेल करेगा फॉर ₹5,000, ठीक है। ए बी को अपनी वॉच सेल करेगा फॉर ₹5,000। अब ए के लिए कंसिडरेशन है ₹5,000 और ए का ऑब्जेक्ट है सेलिंग द वॉच। और बी के लिए कंसिडरेशन है वॉच, ठीक है। बी के लिए क्या कंसिडरेशन है? वॉच है बी के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। लेकिन कई एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमारा जो कंसिडरेशन है अनलॉफुल है, अनलॉफुल का मतलब यहाँ पे जो है जिसमें हम लॉ की हेल्प नहीं ले सकते हैं, दैट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है। तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। वैसे एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है टेक्निकली, बट जब हम ये टॉपिक कर रहे हैं तब हम इंटरचेंज दोनों का यूज कर रहे हैं, दोनों टर्म्स का, एग्रीमेंट का भी, और कॉन्ट्रैक्ट की जगह एग्रीमेंट भी और एग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 23 है वो ये बताता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल एंड वॉइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। किस किस सिचुएशन में ये वॉइड है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इफ एन एक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। अगर कोई ऐसा काम किया गया है जो कि लॉ की नजर में फॉरबिडन यानी कि गलत है। आपने इंडियन पिनल कोड भी सुना होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर इफ द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू फिजिकली हार्म और किल अ पर्सन, अगर किसी पर्सन को मारना है या उसको फिजिकली हार्म पहुंचाना है, तो यहाँ पे जो हमारा कंसिडरेशन है दैट इज इलीगल और अनलॉफुल। जो कंसिडरेशन है वो हमारा क्या है? इलीगल और अनलॉफुल। तो यहाँ पे जो है इसको हमें देखो, फॉरबिडन बाय लॉ है, ये इंडियन पैनल कोड की नजर में क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है ना, हम ये बोल रहे हैं। तो एक चीज आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा एक्ट है जो फॉरबिडन बाय लॉ है, उसका जो कंसिडरेशन या क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ एन एक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया है उस कंसिडरेशन से रिलेटेड, मतलब एक्ट में जो है हम बात कर रहे हैं, जो कंसिडरेशन है वो ऐसा है, ऐसे काम के लिए जो कि प्रोविजंस ऑफ द लॉ को डिफीट करता है। कोई भी लॉ हो सकता है, उसके प्रोविजन को वो डिफीट कर रहा है, मतलब वो जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। देखिए, इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच दैट इफ इट इज अलाउड टू बी इम्प्लीमेंटेड इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, ठीक है, देन द एग्रीमेंट इज डीम्ड टू बी अनलॉफुल। आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आप मान के चलिए एक पर्सन ए है, ठीक है। A has arrears of revenue and his land is being sold to recover the taxes due from him. देखो, A ने जो है अपना टैक्स टाइम पे नहीं किया था, जिसकी वजह से जो उसकी लैंड है उसकी लैंड को जब्त कर लिया गया है और उसको वो बेचना चाहते हैं। एक ही लैंड को जो टैक्स अथॉरिटीज है वो बेचना चाहती हैं, ताकि उस लैंड को बेच के जो भी रिवेन्यू होगा वो उससे एरियर्स को कवर कर सके, ठीक है। अब आप ये देखिए, ए यहाँ पे डिफॉल्टर है। ए क्या है? डिफॉल्टर। और प्रोविजन ऑफ लॉ स्टिपुलेट्स दैट अ डिफॉल्टर कैन नॉट हिमसेल्फ एक्वायर ए प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड टू रिकवर लेजिटिमेट रेवेन्यू एरियर्स। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि
ये लो है हमारा कि जिस पर्सन की गलती है वो उस प्रॉपर्टी को खुद से एक्वायर नहीं कर सकता जिस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, उस एरियर्स को रिकवर करने के लिए। जैसा ए है, अब ए क्या करता है, ए जो है लैंड जो उसकी बेची जा रही है उसका पोजेशन अपने पास रखना चाहता है, तो वो अपने एक फ्रेंड बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि बी जो है वो लैंड को एक्वायर कर लेगा और बाद में उसको ए को दे देगा। मतलब ए तो डिफॉल्टर है, अब वो एग्रीमेंट ए क्या कर रहा है कि बी को बोल रहा है कि आप ये लैंड एक्वायर कर लीजिए, फिर आप मुझे दे देना, ठीक है, फॉर द प्राइस एट विच ही बॉट इट, जिस प्राइस में वो खरीदेगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट अनलॉफुल है बिकॉज इट रेंडर्स द ट्रांजेक्शन इन इफेक्ट टू बी अ परचेज बाय द डिफॉल्टर, यानी कि ए ही उसको परचेज करेगा एंड दैट वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, क्योंकि लॉ हमारा क्या कहता है कि a defaulter cannot himself acquire a property being sold to recover the legitimate revenue arrears। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ चीजें यहाँ पे, ये आपको रूल ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है, अगर कंसिडरेशन किसी ऐसे एक्ट से रिलेटेड है जो कि फ्रॉडुलेंट है, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू डिफ्रॉड और चीट अ पर्सन इट इज डीम्ड टू बी वॉइड, ठीक है। आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा। ए जो है ऑनर है ऑफ अ पीस ऑफ लैंड एंड बी इज हिज एजेंट, मतलब ए प्रिंसिपल हो गया, बी उसका एजेंट हो गया। विदाउट द नॉलेज ऑफ ए, B agrees to execute a deed to transfer the land to C for a consideration। अब एक बात बताइए, A जो है वो ओनर है, B उसका एजेंट है। अब B एजेंट है तो वो जो भी A ऑर्डर देगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन B क्या करता है, A की नॉलेज के बिना ही, यानी कि A को बताए बिना ही एक डीड, मतलब क्या करता है, एक डीड बनाता है, ट्रांसफर डीड, जिससे जो है वो चीज सेल कर देगा सी को फॉर अ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे किसको फ्रॉड किया जा रहा है, ए को किया जा रहा है। इन सच ए सिचुएशन जो कॉन्ट्रैक्ट है बी जो कि एजेंट है, बी और सी के बीच में जो है फ्रॉडुलेंट होगा, इसीलिए वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं या ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें दूसरे पर्सन को इंजरी या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इंजरी हो सकती है, इंजरी यहाँ पे यानी कि किसी भी टाइप का नुकसान हो सकता है, ठीक है। इफ एनी टू पर्सन्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग इंजरी टू अ थर्ड पर्सन or to cause a damage to his property, the contract is deemed to be have an illegal consideration and is void। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, an agreement to print a book in violation of another's copyright is void। देखो किसी पर्सन ने अगर बुक लिखी है तो वहां पे उसका कॉपीराइट है और आप किसी एग्रीमेंट करवा रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वही बुक को प्रिंट करवाने का अपने नाम पे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसका एक, देखो कॉपीराइट भी हमारी एक एसेट होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वॉइड है। अगर हम पर्सन की बात करें, जैसे बाय चांस किसी पर्सन ने किसी का डेट चुकाना है, ठीक है, डेट ड्यू है, अब वो पर्सन, पैसे तो है नहीं उसके पास, अब वो मैनुअल लेबर करने के लिए रेडी है। मैनुअल लेबर मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ, यानी कि एक स्लेवरी करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे ये चीज गलत है, ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अगर कोर्ट ही इसको इमोरल बोल रहा है, इमोरल एक्ट क्या होते हैं, जैसे कि एन एग्रीमेंट टू इंड्यूस अ वुमेन इनटू प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, एक वुमेन को आप प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हो, ये बहुत ही इमोरल एक्ट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट है और जो भी इस पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, दैट विल बी अनलॉफुल, दैट विल बी वॉइड। नेक्स्ट है, कंसिडरेशन रिलेटेड टू एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। देखो वैसे तो पब्लिक पॉलिसी एक बहुत ही वाइड टर्म है, वेरी वाइड टर्म, ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसका मीनिंग डिस्कस करें तो कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी एज वेल एज द पब्लिक पॉलिसी डिजाइन बाय द गवर्नमेंट, मतलब सोसाइटी के, पब्लिक के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। और ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर आप करते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो उसका जो कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक है।
it is held that the no contract shall be against the morals or developed interest of the society. For example, बहुत सारे हैं और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बिजनेस लॉ, और इसका मैंने फुल फ्लैश्ड एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। लाइक ट्रेडिंग विद एनिमी, एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अब ट्रेडिंग विद एनिमी में क्या होता है कि आपका जिस कंट्री के साथ वॉर चल रहा है वहाँ उस आप डीलिंग कर रहे हैं उस कंट्री के लोगों के साथ, या फिर आप कानूनी कार्यवाही को जो प्रोसिक्यूशन है उसको स्टीफल कर रहे हैं, कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, मैरिज में रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, पेरेंटल राइट्स में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे बहुत सारे हैं, मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, आपको बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।